हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज अपने सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44 जो मैंने बताया था आपको वो करेंगे। सेक्शन 40 से शुरू करते हैं। सेक्शन 40 जो बात करता है इस ये प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा जैसा लगता है आपको दिखने में, क्योंकि सेक्शन 40 में अगर कोई जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री ऑलरेडी उस पार्टिकुलर डिस्प्यूट, पार्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर आ चुका है तो फर्दर उसी ग्राउंड, उसी फैक्ट्स को दोबारा नहीं कोर्ट देखेगा। कॉग्नियंस बार्ड है, ट्रायल बार्ड है, इसमें स्पेसिफिक जो वर्ड दिए गए हैं सेक्शन 40 में, लेकिन ये सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट दोनों पे लगता है। तो आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्री, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डर कोर्ट को कॉग्नियंस और ट्रायल और सिविल में जो सूट वो सुनता है वो बार करता है, कोर्ट नहीं सुनेगा। जनरली अगर सेक्शन 9 सीपीसी का देखोगे तो वहाँ पे और बाकी जो प्रोसीजरल जो थिंग्स हैं वो सीपीसी में वो ये कहती हैं कि कोर्ट ये मान के चलेगा, प्रज्यूम करके चलेगा कि उसकी जुरिडिक्शन है। ये अदर पार्टी के ऊपर हमेशा बर्डन रहती है कि वो प्रूव करे कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन ये सेक्शन 40 जो बात करता है ये सीधी सीधी ये बात करता है कि उस पार्टिकुलर पॉइंट ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। वो पार्टिकुलर फैक्ट से पार्टिकुलर इशू जो भी थे उस केस के वो ऑलरेडी टोटलिटी में उनकी फाइनलिटी आ चुकी है। अब उसी डिस्प्यूट को, उसी जो फैक्ट को, जो इश्यूज जो सेट हो चुके हैं, डिसाइडेड हो चुके हैं, दोबारा नहीं उठा सकते। ये कोर्ट को बाउंड करता है कि आपने कॉग्नियंस नहीं लेना है। अगर आपको ऐसी चीज़ का पता चलता है आपने कॉग्नियंस नहीं लेना, आपने ट्रायल नहीं कंडक्ट करनी है। तो सेक्शन 40 जो है सब्जेक्ट टू सेक्शन 44 है। 44 क्या कहता है? 44 कहता है कि 3-4 सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे अगर वो फैक्ट पार्टी प्रूव कर देती है तो वो जजमेंट उस पॉइंट पे अगर है भी, फिर भी कोर्ट को सुनवाई करनी होगी, उसी मैटर को दोबारा सुनवाई करनी होगी। कैसे? अगर वो जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री क्लूजन से आ रखा है और या फ्रॉड से आ रखा है या कोर्ट की जुडिक्शन नहीं थी उसके द्वारा वो जजमेंट दी गई है। इन 2-3 ग्राउंड्स हैं तो वो 44 में अपने देखेंगे। तो 40 सेक्शन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। तो सेक्शन 40 का अगर सीआरपीसी में प्रोविज़न देखोगे तो सेक्शन 300 एक ऐसा प्रोविज़न है जो ये बताता है कि अगर किसी केस का ऑलरेडी डिसाइड हो गया और जिसमें अक्यूज़्ड की अक्विटल हो चुकी है या अक्यूज़्ड कन्विक्ट हो गया, अक्विटल हो गया है, तो वही केस दोबारा नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसा ही एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। वो ये कहता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब ये है कि एक केस डिसाइड हो चुका है और उसमें अक्यूज्ड को सज़ा कन्विक्शन हो गई है या अक्विटल हो गई है, वो दोबारा उस केस को कोर्ट नहीं सुनेगी और उस अक्यूज्ड को एक ही ऑफेंस के लिए दोबारा आप सज़ा नहीं दे सकते। डैट इज़ कॉल्ड डबल जियोपार्डी। तो वैसा उसी का ही प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये रहा कोर्ट के पास कि ये जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री कि मैं कॉग्नियंस लूँ या ट्रायल कंडक्ट करूँ, तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर। एविडेंस इसका कुछ लेना देना नहीं है, एविडेंस सिर्फ बार करता है। वो जजमेंट, डिक्री और जो है ऑर्डर है वो सेक्शन 44 में फॉल करता है या नहीं करता है, उसके लिए वो पार्टिकुलर कोर्ट प्रोसीजर में जाएगा और प्रोसीजर में वो चेक करेगा जाके। इससे सेक्शन 40 तो सिर्फ आपको सिर्फ बार करेगा। तो वो जो क्वेश्चन रहेगा कोर्ट के पास कि वेदर इट्स अ गुड जजमेंट 44 में नहीं फॉल कर रही या कर रही है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर। तो आपने इस तरह से चीज़ें देखनी है। और उसके बाद आता है सेक्शन 41 में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने देखा है। तो मैंने इसका एक छोटा सा चार्ट बनाया है जो आपको मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, तो एक बार आप समझ लीजिए इसमें है क्या। सेक्शन 41 दो चीज़ों की बात करता है। किन किन चीज़ों की बात करता है? सेक्शन 41 एक तो करता है कि सर्टन जजमेंट्स जो होंगी वो रेलिवेंट होंगी, और दूसरा वो ये कहता है कि सर्टन जजमेंट कंक्लूसिव एविडेंस होगा सर्टन मैटर्स का। एक साइड पे दो बातें मैंने कहा आपको, ये बात करता है सेक्शन 41 क्या? पहला कि कुछ जजमेंट्स जो होंगी वो रेलिवेंट होंगी,
और दूसरी साइड दूसरी बात क्या करेगा कि कुछ जजमेंट सर्टन मैटर्स पे अगर आ चुकी हैं तो वो उनका आप कंक्लूसिव एविडेंस मानोगे वो। तो उसके बाद जो मैंने बताया आपको कि सर्टन जजमेंट्स जो रेलिवेंट होंगी, उसके आगे दो हेड्स हैं। क्या हेड हैं? एक तो कंटेंट ऑफ जजमेंट, दूसरा दूसरा उसका नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, कि उसकी प्रोसीडिंग की नेचर क्या होगी, कंटेंट ऑफ जजमेंट और नेचर ऑफ इस प्रोसीडिंग। और जो कंटेंट ऑफ जो जजमेंट होगा वे ये किसके रिगार्डिंग होगा? विद रेफरेंस टू जजमेंट्स, चार चीज़ों के। कौन कौन सी? एक तो एक्साइज ऑफ प्रोबेट, दूसरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, तीसरा एडमरटाइलिटी, चौथा इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन। और ये जो डिस्प्यूट होंगे, ये वाले जजमेंट्स जहाँ इन ग्राउंड्स पे अगर जजमेंट आ चुकी है और उन जजमेंट्स में क्या कहा है, या तो कॉन्फर किया है या टेक अवे किया है, क्या? लीगल करेक्टर, या डिक्लेयर कर दिया है कि बंदा इंटाइटल कर रहा है एनी करेक्टर का, या इंटाइटल कर रहा है कोई स्पेसिफिक थिंग अगेंस्ट नॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पर्सन बट इन एब्सोल्युटली। तो इस तरह से आपने देखना है। अब देखिए सेक्शन 41 जनरली जो बात करता है, ये बात करता है पर्पस ऑफ जजमेंट की, कि जजमेंट का पर्पस क्या है। पर्पस विद रिगार्ड टू मतलब ये कंक्लूसिव अगेंस्ट अ वर्ल्ड, मतलब ये जजमेंट का पर्पस बताता है जो कंक्लूसिव विद रिगार्ड टू वर्ल्ड, वर्ल्ड के रिगार्डिंग वो कंक्लूसिव होंगी। तो ये पर्पस किसके रिगार्डिंग होगा? ये पर्पस होगा या तो आपका लीगल करेक्टर के बारे में बताएगा या आपके लीगल स्टेटस के बारे में बताएगा। तो ये लीगल जो करेक्टर है, करेक्टर के बारे में तीन चीज़ें बताएगा। या तो उस जजमेंट में आपको लीगल करेक्टर कम्फर किया है, या डिक्लेयर किया, या सीज किया है, या ख़त्म किया है। अब जैसे वो सेक्शन 34 अगर आप SRI का देखोगे तो वहाँ पे डिक्लारेटरी डिक्री की कंसेप्ट है, आप डिक्लारेशन ले सकते हो अपना लीगल करेक्टर का। तो ये वही चीज़ की बात करता है, लेकिन ये उससे हटके है। हटके क्यों है? यहाँ पे जो लीगल करेक्टर की बात करेगी, ये लीगल करेक्टर विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक थिंग होगा, एक स्पेसिफिक जो है रिलेट टू स्टेटस होगा। आपका स्टेटस क्या होगा उसमें? जब मान लो जैसे एक्साइज ऑफ प्रोबेट की बात कर लेते हैं। एक्साइज ऑफ प्रोबेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई किसी ने विल बना दी। विल में दो चीज़ें होती हैं, या तो बंदा अपना एग्जीक्यूटर वो अपॉइंट करता है, या अगर वो एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कंकरेंट जुरिडिक्शन है कि वो उस विल का एग्जीक्यूटर बनाए। एग्जीक्यूटर बनाने के लिए वो क्या करेगा? वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा, और एडमिनिस्ट्रेटर आगे वो विल को एग्जीक्यूट करेगा कि किस तरह से कैसे कैसे जो डिजीज्ड की प्रॉपर्टी जिस तरह से वो चाहता था उसके अकॉर्डिंग वो बंटे नीचे। ऐसे ही जो मैंने बताया कि जो प्रोबेट में विल अगर तो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हो गया तो वो एग्जीक्यूटर क्या होगा? वो एग्जीक्यूटर कोर्ट की हेल्प से वो जो प्रोबेट एग्जीक्यूट करवाएगा। प्रोबेट एग्जीक्यूट का मतलब, प्रोबेट का मतलब क्या है? प्रोबेट की डेफिनेशन है जो वो 2F ऑफ इंडियन जो सक्सेशन एक्ट 1925 में डिफाइन है। तो वहाँ से आप देख सकते हो प्रोबेट का मतलब। प्रोबेट में कोर्ट आपको ग्रांट भी कर सकता है, प्रोबेट रिवोक भी कर सकता है कि यार इसके ये एग्जीक्यूटर नहीं बन सकता, ना ही विल में इसको पावर दी रखी है, ये अपने आप से खुद से आ रखा है। और कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि विल का जो एक्चुअल में जो विल में जो सूल है विल की, मतलब जो आत्मा है विल की, वो एक्चुअल में डिजीज्ड क्या कहना चाहता है। और एग्जीक्यूटर कई बार शब्दों में बयान नहीं किया जाता कि ये एग्जीक्यूटर है, वो तो आपके कंटेंट अदरवाइज पता चलता है। तो कोर्ट उसकी चीज़ को इंटरप्रिटेशन करके बताएगा कि किसको एग्जीक्यूटर होना चाहिए या कौन एग्जीक्यूटर है। मान लो एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया था और वो उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। कोर्ट वहाँ पे जो विल को एग्जीक्यूट कराना मतलब प्रोबेट कराना। प्रोबेट कैसे होगा? अगर जब तक उसका एग्जीक्यूटर नहीं अपॉइंट होगा तब तक वो प्रोबेट होगी नहीं। प्रोबेट मतलब वो एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूटर अगर नहीं अपॉइंट कर रखा डिजीज ने अपनी विल में तो कोर्ट अपॉइंट करेगा। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। प्रोबेट कराना लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा, वो जो आगे एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही मैट्रिमोनियल जो जजमेंट्स होती हैं, अब अगर प्रोबेट, अगर कोर्ट ने कर दिया कि ये बंदा एग्जीक्यूटर है, वो फेनल्टी होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीज़ों की बात आपको समझनी पड़ेगी, एक जजमेंट इन रेम, एक जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम का मतलब जहाँ पे दो पार्टियों का अगर डिस्प्यूट है, या कितने भी पार्टियों का डिस्प्यूट है, एक साइड पे एक पार्टी है, दूसरी साइड पे दूसरी पार्टी है, अगर उनका कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है ये चार मामलों के ऊपर, कौन से मामले, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिनालिटी, इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन पे ऊपर, तो वो मामला होगा पूरे वर्ल्ड के लिए माना जाएगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, वो विद रिगार्ड टू डैट पार्टिकुलर पॉइंट फेनल्टी माना जाएगा, कंक्लूसिव माना जाएगा। सेक्शन 41 ये कहता है। अब बाकी जो जजमेंट्स होंगी अदरवाइज, इससे अदरवाइज, वो जजमेंट इन पर्सोनम, मतलब वो पार्टी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है और उस पर जजमेंट आ गई, तो वो दोनों पार्टियों के बीच का ही डिस्प्यूट, वो जजमेंट एप्लीकेबल रहेगी, दूसरे बंदों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए एक रास्ता पब्लिक वे जाता था और उस पर कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है। और बी ने सूट फाइल किया था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ए ने उसको डिफेंड किया था नहीं ये मेरी है, और एक सी बंदा कह रहा है ये मेरी है। तीनों का डिस्प्यूट है और वो पब्लिक रास्ता था, मतलब लोग सारे यूज़ कर रहे थे। अब ए बी सी तीनों उसको अपना हक उस पर जमा रहे हैं। तो कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया कि नहीं ये ए की प्रॉपर्टी है, तो ये डिस्प्यूट ए बी सी के बीच में माना जाएगा फेनल्टी। ये मिस्टर डी मिस्टर एफ के रिगार्डिंग नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये जजमेंट इन पर्सोनम है। उस पार्टिकुलर डिस्प्यूट में जो पार्टीज़ हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद रिगार्ड टू डैट ये फेनल्टी होगी। और लेकिन ये जो चार जजमेंट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड के लिए फेनल्टी होगी। मतलब अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उसमें अगर कोई वोमेन है, वोमेन वाइफहुड इस्टेब्लिश हो जाती है, और जहाँ विडोहुड इस्टेब्लिश हो जाती है। वोमेन अगर वाइफहुड का मतलब ए क्या बी की पत्नी है, और कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया हाँ भाई ए बी की ही पत्नी है, तो ये जजमेंट जो होगी मैट्रिमोनियल टाइप होगी और इसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। अब तीसरा बंदा आके नहीं ये कह सकता नहीं ये मेरी वाइफ। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में एक तीसरा बंदा आ सकता है, चौथा बंदा आ सकता है कि यार उसके रिगार्डिंग तो आपने पेनल्टी दे दी है, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है, और हो सकता है इन दोनों का डिस्प्यूट अलग हो। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। कुछ जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो पार्टीज़ के बीच ही पेनल्टी उनको दी जाती है। जो दूसरा तीसरा जो स्ट्रेंजर बंदा होगा उसको वो जो है उस डिस्प्यूट को दोबारा कोर्ट में लाया जा सकता है। लेकिन ये जो चार मैंने जो आपको बताई हैं विद रिगार्ड टू ऐसे अगर स्टेटस या रिलेशनशिप कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर या पेनल्टी दे दी है उनको, तो विद रिगार्ड टू सारे वर्ल्ड के लिए वो डिसीज़न माना जाएगा। कोई भी बंदा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा कोर्ट में नहीं जा सकता कि ये पार्टिकुलर पॉइंट को दोबारा डिसाइड करो, वो कंक्लूसिव माना जाएगा। तो मैंने बताया कि सेक्शन 41 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है कि सर्टन जजमेंट्स रेलिवेंट होगी, और दूसरा पार्ट ये कहता है कि सर्टन जजमेंट कंक्लूसिव एविडेंस होगा कोई सर्टन मैटर का। अब जो ये बात कहता है कि सर्टन जजमेंट रेलिवेंट रहेंगी, उनके फिर आगे दो हेड हैं। एक कंटेंट ऑफ जजमेंट की बात करेगा और दूसरा बात करेगा उसकी प्रोसीडिंग, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग। वो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में बताएगा। जो कंटेंट ऑफ जजमेंट की बात करेगा उसमें फिर आगे चार जजमेंट्स की बात की गई है विद रेफरेंस टू डैट जजमेंट्स। कौन कौन सी? मैट्रिमोनियल, एडमराल्टी, एक्साइज ऑफ प्रोबेट और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे? इंसॉल्वेंसी का मतलब एक बंदा जिसकी प्रॉपर्टी जो है उसके पास कुछ भी नहीं रहेगी, अब वो उस खाली हो गया बिल्कुल, तो उसकी अगर लाइबिलिटी ए बी सी के अगेंस्ट थी
तो वो ए बी सी डी तो ये कहेंगे ना भाई हमारी प्रॉपर्टी दे, हमारी प्रॉपर्टी दे। एक्चुअल में उसके पास प्रॉपर्टी जितनी भी वो सारी ख़त्म हो गई, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, खाली हाथ रह गया। तो वो कोर्ट के पास जाएगा। कोर्ट किस कोर्ट के पास जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएगा। सॉरी, हाई कोर्ट के पास ओनली पावर होती है ये इंसॉल्वेंसी जुडिक्शन में। हाई कोर्ट के पास जाएगा और हाई कोर्ट से डिक्लेरेटरी डिक्री ले लेगा कि आई एम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, सॉल्वेंट का मतलब आपके पास सब कुछ है, तो ये उसका उल्टा है। तो इंसॉल्वेंट में फाइंडिंग जो होगी कोर्ट, अब इसमें जजमेंट जो होगी कि आप इंसॉल्वेंट हो, ये तो कंक्लूसिव होगा, लेकिन उस जजमेंट में जो फाइंडिंग दी है वो फाइंडिंग को आप चैलेंज कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। फाइंडिंग को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, लेकिन वो अगर वो उस पॉइंट पे जजमेंट आ गई है विद रिगार्ड टू डैट पार्टिकुलर क्वेश्चन, अब ये उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये फाइनैलिटी है जजमेंट की, ये कंक्लूसिव एविडेंस मानोगे आप इसको। तो इस तरह से आपने देखना है। अब देखिए जो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग की बात है, कंटेंट ऑफ जो जजमेंट की, वो तो मैंने बात आपको कर दी है। अब आ जाओ नेचर ऑफ प्रोसीडिंग। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग जो आप जिसको आप रिलाई करना चाहते हो एज अ पीस ऑफ एविडेंस, वो क्या है? वो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लीगल करैक्टर की बात करेगा या टाइटल की बात करेगा, वो पर्सन और थिंग के। तो लीगल करैक्टर का मतलब क्या है? लीगल करैक्टर का मतलब आपका एक ऐसा स्टेटस जो आपका है, कोर्ट ने बताया, आपको कंफर किया, या आपका था लेकिन आपने डिक्लेयर करा लिया, फिर भी डिक्लेयर करा लिया, या आपका कोर्ट ने कह दिया आपका लीगल करैक्टर, आपका वो स्टेटस नहीं है। तीनों सिचुएशन में भी वो अगर ऐसा कोर्ट बता देता तो वो कंक्लूसिव माना जाएगा। अब देखिए सेक्शन 40 और 41 में सेक्शन 40 में क्या है? सेक्शन 40 में एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट होना जरूरी है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। उस जजमेंट में क्या, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। उसकी फाइंडिंग, आप फाइंडिंग उसकी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन जजमेंट एग्जिस्ट कर रही है तो अब आप कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है कि उस पर ना तो कॉग्निजेंस लेगा ना ट्रायल करेगा। लेकिन सेक्शन 41 ये कहता है कि अगर वो पॉइंट डिस्प्यूट वो जो भी है वो ऑलरेडी वो जो 4 इसमें बताए गए हैं जिसमें ऑलरेडी वो डिस्प्यूट डिसाइड हो चुका है, तो विद रिगार्ड टू डैट फैक्ट, विद रिगार्ड टू डैट इशू अगर वो जजमेंट आ चुकी है तो वो कंक्लूसिव मानी जाएगी। तो इस तरह से आपने देखनी है चीज़ें। और उसके बाद आ जाओ सेक्शन 42। सेक्शन 42 बात करता है उन जजमेंट्स की जो 41 में फॉल नहीं करती हैं। 40 बात करता है कि वो जजमेंट्स रेलिवेंट होंगी, कौन सी? जो ऑलरेडी पहले आ चुकी है किसी डिस्प्यूट पे। और सेक्शन 40 ये बात करता है, सेक्शन 41 कहता है वो हम उसको एविडेंस भी एज अ यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ हम उसको कंक्लूसिव प्रूफ भी मानेंगे, कंक्लूसिव एविडेंस भी मानेंगे कि ये इस पे आ चुकी है, उसका कंटेंट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब आ जाओ 42। 42 बात करता है कि ये 41 से हटके है, कि जो 41 में चीज़ें नहीं हैं वो 42 में होंगी। किस चीज़ को ये बताता है? ये पब्लिक नेचर के जो चीज़ें होंगी उसको बताएगा। जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41 आर रेलिवेंट। वो भी रेलिवेंट होगी जो 40 या 41 में फॉल नहीं कर रही है। क्यों रेलिवेंट होगी? इफ़ दे रिलेट टू द मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर रेलिवेंट टू इंक्वायरी। पब्लिक नेचर के होंगे, तो पब्लिक नेचर का कोई भी अगर मैटर है तो उसमें अगर किसी की जजमेंट आ चुकी है, किसी कोर्ट ने जजमेंट देती है, तो वो उस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए रेलिवेंट होती है। अब ये कहीं पे क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब कोई पब्लिक नेचर का, तो वहाँ पे ये अगर आपकी जजमेंट आ चुकी है इवन दो इट्स नॉट अ कंक्लूसिव, तो वो पार्टिकुलर पॉइंट में पार्टीज़ कौन थी, उनका डिस्प्यूट क्या था, उनका क्या क्या एविडेंस दिए थे, तो कोर्ट इन चीज़ों को देख सकता है। किसी भी कोर्ट की फाइंडिंग दूसरी कोर्ट के ऊपर नहीं लगती है। कोर्ट ने करेक्टनेस ऑफ जजमेंट पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जजमेंट दे, हाँ इस पॉइंट पे जजमेंट है ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो एपेलेंट कोर्ट ना हो, रिविजनल कोर्ट ना हो। तो
1 में इसका जो इलस्ट्रेशन है एक बार अपने देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ये कहती है, ए सूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। ए बी के लैंड पे ट्रेसपास करता है और बी अलेज करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट ऑफ अ वे ओवर द लैंड। और बी ये कह रहा है कि ये पब्लिक जो इस जो प्रॉपर्टी है ये पब्लिक राइट इस पे एस्टेब्लिश है, तो मैं भी इस पे चल सकता हूँ। The existence of a decree in favor of a defendant in a suit by A against C for the trespass of same land in which C alleged the existence of same right of way is relevant but is not conclusive। अब देखिए, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर पहले एक और तीसरे बंदे का इसके साथ डिस्प्यूट था, बंदे डिफेंडेंट का, जिसमें ये साबित हो चुका है कि ये पब्लिक राइट था। अब एक वैसा ही एक डिस्प्यूट एक और उठ गया, तो वहाँ पे ये जजमेंट होगी, ये रेलिवेंट तो होगी लेकिन कंक्लूसिव नहीं होगी। लेकिन 41 में कंक्लूसिव होती है। अब उसको दोबारा नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस केस में देखा जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखनी है, क्योंकि सेक्शन जो 42 है ये सिर्फ जजमेंट को रेलिवेंट बनाता है और 41 कंक्लूसिव बनाता है। और 40 सेक्शन क्या कहता है? 40 सेक्शन कहता है जजमेंट इटसेल्फ है उस पॉइंट पे ऊपर, तो कोर्ट ना कॉग्निजेंस लेगा ना ट्रायल करेगा। ये सिविल और क्रिमिनल केस दोनों पे लगेगी। 40 कोर्ट को रोकता है, 41 कंक्लूसिव जजमेंट की बात करता है, 41 जजमेंट की रेलिवेंसी की बात करता है। हम उसको एज अ मैटर जैसे रेलिवेंट फैक्ट को यूज़ करते हैं अपने केस को सॉल्व करने के लिए, उसी तरह उसको हम जजमेंट को रेलिवेंट फैक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखना। अब आ जाओ 43 बात करता है उन जजमेंट्स की। ये पहली बात तो ये कहता है कि जो जजमेंट 40, 41 और 42 की नहीं है वो सारी इर्रेलिवेंट होंगी। जो जजमेंट सेक्शन 40 में फॉल नहीं कर रही, 41 में फॉल नहीं कर रही, 42 में फॉल नहीं कर रही, वो सारी जजमेंट्स इर्रेलिवेंट होगी हमारे केस के लिए, जो भी इसके अलावा कोई केस होगा। तो अगर वो फिनल्टी नहीं है जजमेंट की, 40 में फॉल कर रहा है, 41 में अगर वो कंक्लूसिव जजमेंट नहीं है, और अगर वो पब्लिक नेचर वाला कोई डिस्प्यूट था और जिसमें ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है, वो अब हमारा कोई डिस्प्यूट ऐसा है जो उसमें फॉल नहीं कर रहा है, तो हम और किसी भी जजमेंट हमारे केस में इर्रेलिवेंट्स होंगे अनलेस एंड अनटिल द एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अनलेस एंड अनटिल वो जो जजमेंट आप लाना चाहते हो अपने केस में वो अदरवाइज हमारे केस में फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है अंडर एनी अदर सेक्शन। जैसे मान लो एक बंदे ने थेफ्ट की थी और थेफ्ट में उसको सज़ा मिल गई, कन्विक्ट हो गया, और वो ही थेफ्ट उसने फिर दोबारा की। अब आ जाओ सेक्शन 75, अगर आईपीसी का आपने पढ़ा हुआ, वो ये कहता है कि अगर आप चैप्टर 17 में और यहाँ चैप्टर उसमें 12 भी दिया हुआ है, वो इन दोनों में अगर आप दोबारा ऑफेंस करते हो जिसमें आपने पहले कन्विक्शन हो रखी है, तो तब आपको सज़ा मतलब जितनी सेक्शन में दी उतनी नहीं, उससे ज़्यादा दी जाएगी, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये वाला अगर केस है, इसमें क्या होगा, बंदे का ऑलरेडी कन्विक्शन हो चुका है थेफ्ट में, अब थेफ्ट उसने फिर की, उसकी ट्रायल हुई, कंडक्ट होगी, अब उसको फिर कन्विक्ट करना है, पनिशमेंट देनी है। तो पनिशमेंट के लिए सिंपल सेक्शन थेफ्ट वाला ये कह रहा है कि इसको 3 साल की सज़ा दो, लेकिन प्रोसिक्यूशन ले रहा है या सर इसने पहले भी ये अपराध कर रखा है, हम वो उसकी जजमेंट लेके आ रहे हैं, सेक्शन 75 हमें ये कहता है कि आप इसको अब डबल सज़ा दो, तो हम इस जजमेंट को अब यूज़ कर सकते हैं। तो ये इटसेल्फ वो जजमेंट इज़ अ फैक्ट इन इशू, इटसेल्फ वो रेलिवेंट होगी इसको सज़ा बढ़ाने के लिए, तो वो जजमेंट यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी 43 में। क्यों? क्योंकि वो अदरवाइज कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव क्यों नहीं है? वो 4 ग्राउंड है उसमें फॉल नहीं कर रही है। और 40 ये कहता है कि कोर्ट को बाउंड करता है कि आपने कॉग्निजेंस और ट्रायल बार है आपकी, अगर किसी पॉइंट के ऊपर फेनल्टी हो चुकी है तो उस पॉइंट के ऊपर थेफ्ट के ऊपर पे तो अलग फैक्ट होंगे। क्या हमने इस वाले फैक्ट, मान लो एक बंदे ने यहाँ थेफ्ट किया,
मिस्टर ए के घर एक थेफ्ट उसने बी के घर में थेफ्ट किया। क्या हम ए की जब ए के घर में जो उसने थेफ्ट किया उसमें उसने कन्विक्शन हो चुकी है, अब बी के घर उसने थेफ्ट किया, तो क्या हम ये वाले फैक्ट को प्रूव करने के लिए हम इसकी मदद ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। इवन दो ये फनैलिटी हो चुकी है, ये थेफ्ट एक पार्टिकुलर बंदे के घर में है, इस फैक्ट सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, इनकी हम हेल्प यहाँ नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे ये फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट नहीं होगी। वो जजमेंट वो कब होगी? जब इसको ऑलरेडी सज़ा होगी और 75 आईपीसी ये बताएगा कि अब उसकी सज़ा हमने ज़्यादा कर देनी है, तो तब वो रेलिवेंट हो सकती है। तो इस तरह से देखना है। अब इलस्ट्रेशन जो यहाँ पे बताए गए हैं ABCDEF, ये मेंस पर्पस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जुडिशरी के मेंस में अगर प्रीवियस ईयर देखोगे वहाँ पे आ रखे हैं ये। तो अब मान लो ये भी वही बात बताते हैं फैक्ट्स की। एक बंदे के फैक्ट प्रूव करने के लिए क्या हम दूसरी उसी पॉइंट के ऊपर पहले जजमेंट आ रखी उसको यूज़ कर सकते हैं फैक्ट प्रूव करने के लिए? फैक्ट प्रूव करने के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते अनलेस एंड अनटिल उस फैक्ट को कंक्लूसिवली कोर्ट ने डिसाइड करा। कंक्लूसिव कैसे? अगर वो 41 में फॉल करेगा, 41 में तो 4 जजमेंट्स ही हैं सिर्फ, लेकिन ये यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं ये डिफरेंट हैं। तो यहाँ आप 42 में जाओगे तो 42 में सिर्फ रेलिवेंट उस जजमेंट को आप ले सकते हो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, लेकिन वो रेलिवेंट फैक्ट होगा, वो कंक्लूसिव नहीं होगा। आप उसकी हेल्प तो ले सकते हो, लेकिन ये वाला जो ए वाला एग्जांपल है, ए ने बी के ऊपर डेफामेशन की, और डेफामेशन उसने जब की, ए ने जो वर्ड बोले थे वो बी को भी चुभे और सी को भी चुभे। बी को लगा इसने मेरी डेफामेशन की है, सी ने कहा इसने मेरी डेफामेशन की है। ए ने विद रिगार्ड टू बी ने उसके ऊपर केस किया और बी केस जीत गया, जिसके ए ने उसको डैमेजेस दी डेफामेशन की। अब ये वाली जो जजमेंट आई ए और बी के बीच, क्या हम ए एंड सी के डिस्प्यूट में इसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 52 वाली जजमेंट नहीं है, 42 वाली जजमेंट नहीं है, 41 वाली जजमेंट नहीं है। 41 वाली ये यहाँ पे जो डिस्प्यूट है ये कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये 4 जजमेंट की वो जो वहाँ पे बात करी है ये वो जजमेंट नहीं है। ये 42 वाली भी नहीं है, ये पब्लिक नेचर वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट है ये पर्सनल नेचर का है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो फैक्ट्स हैं, वो ये बंदा हो सकता है जैन हो, ये बंदा हो सकता है ब्राह्मीण हो, ये बंदा हो सकता है सिख हो, ये बंदा कोई मुस्लिम हो। तो इसकी जो डेफामेशन की है, हो सकता है इसके लिए डेफामेशन हो, उसके लिए ना हो, उसको वैसे ही लगा हो। अगर वो आता है तो इसकी जो जजमेंट विद रिगार्ड टू पहले बंदे से हैं वो दूसरी पार्टिकुलर केस के लिए वो नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से आपने देखनी है। तो यही पहली एग्जांपल यही है। जो उसके बाद आता है, मान लो एक दूसरी मैं बताता हूँ कि एक बंदा है, उसकी वाइफ जो है वो किसी और के साथ रिलेशन बनाती है, उस बंदे के ऊपर वो अडल्ट्री का चार्ज लगाता है। और वो अडल्ट्री का जब चार्ज लगाता है तो अडल्ट्री के लिए मान लो इसकी जो एग्जांपल है वो कन्विक्शन हो जाती है, मान लो उसको अडल्ट्री के लिए। अब दूसरा, एक तो ये केस हो जाता है अडल्ट्री के लिए साबित हो गया। अब दूसरा फैक्ट ये है कि अब वो उसकी जो वाइफ होती है, जो जिसमें उसने पहले केस में अडल्ट्री दूसरे बंदे के ऊपर लगाई थी, जो बंदा उसके वाइफ के साथ रिलेशनशिप में था, अब दूसरे केस में वो ही उसकी वाइफ उस बंदे के साथ ही भाग जाती है और ये बंदा उसके ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगाता है कि तूने उसके साथ शादी कर ली भी जाके मेरे होते हुए, वॉइड मैरिज है, मैं तेरे पे बाइगामी का चार्ज लगा रहा हूँ। अब वो बंदा जिसको अडल्ट्री के लिए सजा हो रखी थी, ये बंदा वो ही जजमेंट यहाँ पे यूज़ करना चाहता है कि ये देखिए मैंने इसके ऊपर अडल्ट्री का चार्ज भी लगाया था। तो क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो अडल्ट्री का चार्ज है वहाँ पे ये 42 में, ये 41 में फॉल नहीं कर रही है, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को इस्टेब्लिश नहीं कर रही है। देखिए, सिविल कोर्ट की जजमेंट्स जो होती हैं वो क्रिमिनल कोर्ट को माननी पड़ती हैं, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं सिविल कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये जनरल रूल है। क्यों? अब देखिए, ए ने बी के ऊपर केस किया, क्या कि इसने भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेसपास किया।
डिस्प्यूट चल रहा है, और इधर ए और बी के बीच में एक सिविल डिस्प्यूट था कि ये प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, और वहाँ पे ऑनर पता चल गया कि बी ऑनर है, और यहाँ पे बी के अगेंस्ट आपने ट्रेसपास का चार्ज लगा रखा उसी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सिविल वाली जजमेंट यहाँ पे क्रिमिनल में तो आपको माननी पड़ेगी ना, क्योंकि ऑनर पता चल गया आपको। तो सिविल वाली जजमेंट जो भी होंगी वो क्रिमिनल कोर्ट को माननी पड़ती है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट की जो भी जजमेंट्स, अगर मान लो यहाँ पे पहले ट्रेसपास प्रूव हो जाता उसके अगेंस्ट, और ट्रेसपास होकर उसको सजा हो जाती, और इधर उसका वो मान लो वो बंदा ऑनर एस्टेब्लिश हो जाता, तो वहाँ पे क्या इसकी जजमेंट वहाँ पे फॉलो करनी पड़ती सिविल कोर्ट में? उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग फैक्ट्स होंगे। तो ऐसे ही ये बात करता है सेक्शन 43 की जो इलस्ट्रेशन है, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को अभी आपने डिसाइड नहीं किया है, तो ये डिस्प्यूट अदरवाइज़ है। ये अडल्ट्री इस्टेब्लिश होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी वो वाइफहुड और या फिर विडोहुड की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो इस तरह, क्योंकि अभी तो अडल्ट्री वैसे भी जोसेफ शाइन वाले केस में 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ जो इसका बाकी पार्ट है, सी पार्ट। सी इसमें कहता है कि ए बी के ऊपर केस करता है कि उसने मेरी गाय चुराई है, और उसको सज़ा भी मिल जाती है। बी क्या करता है, वही गाय अब आगे सी को बेच देता है। तो ए बी को तो उसने थेफ्ट के लिए लायबल ठहरा दिया, अब ए सी को भी ठहराना चाहता है कि गाय उसके पास रिकवर हो चुकी है। तो क्या आप उसको लायबिलिटी उसकी फ़िक्स कर सकते हो सिर्फ ऊपर वाली जजमेंट के तहत, उस ऊपर वाली जजमेंट को यूज़ करते हुए? अब ये फैक्ट और हैं, क्या उस टाइम सी बी ने भी चुराई है? थेफ्ट के इंग्रेडिएंट अलग हैं, ये फैक्ट सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, पहले वाली जजमेंट के फैक्ट सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे। नहीं, ये रेलिवेंट नहीं होगी, इसके फैक्ट अलग से प्रूव करने पड़ेंगे आपको, थेफ्ट के हर इंग्रेडिएंट। तो इस तरह से देखना आपने। अब आ जाओ उसके बाद डी। अब डी मान लो ए ने बी के ऊपर एक केस किया था प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि हु इज़ द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जिसमें कोर्ट ने ये कह दिया ए वाज द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, बी ऑनर नहीं। अब आ जाओ एक क्रिमिनल केस में बी का लड़का ए को हर्ट कॉज करता है, और ए जो है वो पीछे वाली जजमेंट जिसमें उस ऑनर प्रॉपर्टी का बनाया हुआ था, वो उस जजमेंट को यूज़ करना चाहता है एज अ कंडक्ट बी के बच्चे का कंडक्ट विद रिगार्ड टू हिम, कि ये देखिए मेरे को इस प्रॉपर्टी का ऑनर बना दिया गया था। अब उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा फिर डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें बी को आपने ऑनर नहीं बनाया था, मेरे को ऑनर बनाया था, लेकिन बी के बच्चे ने मेरे ऊपर जो हर्ट कॉज किया इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किया है। अब देखिए इसको ऐसा प्राइमरी जो डिस्प्यूट यहाँ पे क्या है, क्या इसने जो है बी के बच्चे ने ए के ऊपर हर्ट कॉज की है, ये तो प्राइमरी क्वेश्चन है। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए मोटिव, एज अ मोटिव आप जजमेंट का सहारा ले सकते हो, जो सिविल में जजमेंट आई है कि ये देखिए इसने मेरे ऊपर अटैक इसलिए किया है क्योंकि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट मेरे हक में हो चुका था, और इसीलिए ये मेरे ऊपर ये करना चाहते थे। मोटिव इनका ये था। अगर मोटिव आप इस्टेब्लिश कर सकते हो तो बाकी चीज़ें कोर्ट अगर इस्टेब्लिश कर देता है तो एज अ कंडक्ट, एज अ मोटिव इसको आप यूज़ करके उसको सजा करवा सकते हो। यहाँ पे वो सेक्शन 43 में फॉल कर जाएगा, क्योंकि वो जजमेंट रेलिवेंट होगी किसके लिए? मोटिव देखने के लिए, कंडक्ट देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए ज़रूरी होगी कि क्या इसने इस पे ऊपर मारा है तो वो उस जजमेंट को सीधा यहाँ ना, फैक्ट को नहीं, वो पार्टिकुलर एक केस को इस्टेब्लिश करने के लिए 10-12 फैक्ट होंगे, तो एक फैक्ट जो ये प्रूव करेगा मोटिव या कंडक्ट, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो उसके बाद ई आ जो ई की जो एग्ज़ाम्पल जो बाकी भी इसी तरह से आपने देखनी है सारी चीज़ें जो मैंने जिस तरह से बताई है। उसके बाद आ जाओ 44 सेक्शन। 44 ये बताता है कि जजमेंट में अगर आपने जजमेंट ली है फ्रॉड से, क्लूजन से, या फिर कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं थी उसके द्वारा वो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री दी गई थी,
तो वो जजमेंट ऑर्डर डिक्री इटसेल्फ कंक्लूसिव नहीं होगा। उस डिस्प्यूट को आप फिर कोर्ट में जाके उसकी फाइनलिटी को चैलेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड से ली गई है, कल्यूजन से ली गई है, या कोर्ट की जुडिक्शन नहीं थी। अब कोर्ट की जुडिक्शन देखने के लिए दो चीज़ें आपको देखनी है। पहली, इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन। एक, विद रिगार्ड टू टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। जो इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन होगी, अगर कोई कोर्ट ऐसे मुकदमे को सुन रहा है जिसमें उसकी इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन है। इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन मतलब सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन नहीं है। मतलब एक कोर्ट है, मान लो मैं सिविल जज हूँ, क्या मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर सुन सकता हूँ? नहीं सुन सकता हूँ। अगर मैं सुन लेता हूँ तो इट इज़ अ कॉल्ड इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन। उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में मैं सुन ही नहीं सकता था। अब आ जाओ टेरिटोरियल जुडिक्शन, लैक ऑफ टेरिटोरियल जुडिक्शन। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे थी। ये वाली प्रॉपर्टी के लिए एक मुझे जज बनाया गया, ये प्रॉपर्टी वाली के लिए एक और जज है। मैंने ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सुन लिया, टेरिटरी से बाहर वाला डिस्प्यूट सुन लिया, इवन दो कि मेरे पास पावर नहीं थी। तो ये है टेरिटोरियल जुडिक्शन आपके पास नहीं थी। तो इसमें अगर मैं जजमेंट देता भी हूँ तो ये अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस में ये अगर आप डिस्प्यूट उठाते हो कि सर आपकी जुडिक्शन नहीं है और मैंने उस पर नहीं सुना था, और उसमें सीपीसी का प्रोविज़न भी है, वो आप देख सकते हो। अगर मैंने नहीं सुना तो आप अपील में जा सकते हो, लेकिन आप चुप करके बैठे रहे और मैंने जजमेंट दे दी। जजमेंट आप देगी, अब ये फाइनल जजमेंट है। अब भाई साहब इसकी फाइनलिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर कि इसके पास टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनहेरेंट लैक ऑफ जुडिक्शन का मामला नहीं है, यहाँ पे टेरिटोरियल जुडिक्शन, लैक ऑफ टेरिटोरियल जुडिक्शन का मामला है। तो यहाँ पे इनहेरेंट लैक ऑफ जुडिक्शन रहेगा, वहाँ पे जजमेंट नल एंड वॉइड होगी। आपको उसको नल एंड वॉइड डिक्री को कराने की ज़रूरत नहीं है, वो अदरवाइज भी नल एंड वॉइड रहेगी। लेकिन जहाँ पे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मेरे पास नहीं थी और मैंने डिस्प्यूट सुना और उस पर जो है मैंने जजमेंट दे दी और पार्टी कुछ नहीं बोली और मैंने जजमेंट दे दी, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, आगे हाई कोर्ट या उसमें तो जा ही सकते हो, लेकिन उस विद रिगार्ड टू उस फैक्ट के लिए मेरी जजमेंट पेनल्टी होगी। मैं अब ये नहीं कह सकते लैग ऑफ जुरिडिक्शन है मेरी, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो इस तरह से चीज़ें देखनी। अब आ जाओ फ्रॉड ये आपको सीपीसी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही देखना पड़ेगा, सेक्शन 17 जो फ्रॉड की डेफिनेशन है। वो अगर वो वाले ग्राउंडर फ्रॉड से किसी जजमेंट आई है तो वो आप कभी भी उसको चैलेंज कर सकते हो विद रिगार्ड। अब उसके लिए लिमिटेशन सेक्शन 17 जो लिमिटेशन है उसमें जो लिमिटेशन एक्ट में दिया गया कि जब आपको फ्रॉड का पता चलता है उसके बाद आपके पास 1 साल होता है, 1 साल के अंदर अंदर आपने उसको चैलेंज करना होता है। और बाकी अगर लैक ऑफ जुरिडिक्शन है तो लैक ऑफ जुरिडिक्शन का मामला कभी भी 10 साल 20 साल उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, कभी भी आप चैलेंज कर सकते हो। और कल्यूजन वाला भी कभी भी चैलेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कल्यूजन कैसे कि दो पार्टियों ने मिलके एक डिस्प्यूट को कोर्ट के पास लेके गए और डिसाइड करवा लिया, जिसमें एक ए है प्लेंटिव बन गया और दूसरी पार्टी डिफेंडेंट बन गया। झूठी मूठी के वो मतलब ऐसे ही बिना ट्रुथ के वो झूठ के वो पार्टीज बन के उन्होंने डिस्प्यूट एक कोर्ट के पास लिया और उस पर जजमेंट ले लिए। और क्यों जजमेंट ले लिए? एक तीसरे बंदे को हानि देने के लिए। अगर ऐसी कोई जजमेंट है, क्लूजन उसको कहते हैं, क्लूजन वाली जजमेंट। मतलब ये आपने कोर्ट के साथ कोर्ट को मिसलीड किया है, मिसलीड करके जजमेंट ली है, तो वो जजमेंट को की फाइनलिटी कभी भी नहीं मानी जाएगी। अब वो उसको चैलेंज जो भी जिसके अगेंस्ट वो जाती है वो तो चैलेंज कभी भी कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखना है। तो ये सारे सेक्शन हो चुके हैं। तो मेंस पॉइंट ऑफ हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के मेंस पॉइंट ऑफ के लिए 43 के जो इलस्ट्रेशन है वो आपने अच्छे से करने हैं, मैंने वो करा दिए हैं। बाकी इसको आप खुद देख सकते हो। सेक्शन 40 और 44 का अगर क्वेश्चन कोर्ट के पास है, क्या ये जजमेंट फाइनल है, क्या ये फ्रॉड है, क्या ये क्लूजन से जजमेंट आई है, क्या ये कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर। तो पार्टिकुलर उस सिविल का अगर प्रोसीजर है तो सिविल में जाना पड़ेगा, क्रिमिनल का प्रोसीजर है तो क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये दोनों के ऊपर लगती हैं, तो इस तरह से देखना है आपने। तो मैंने अब सारी चीज़ें आपको बता दी, इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं है। और
इसको खुद से बेरख्त से अगर पढ़ोगे तो आपको वर्डिंग इसकी समझ आ जाएगी। मैं चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा 41 सेक्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।